टैक्सी ड्राइवर ने पिछली सीट पर मुझे लिटाकर 3 बार अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। तीसरी बार तो मेरी चीखें निकल गई। बच्चे हरगिज ना देखें। कितनी ही देर में टैक्सी स्टैंड पर खड़ा था। धीरे धीरे रात का वक्त हो रहा था। यहाँ से मेरा घर काफी दूर था और मैं सोच रहा था अगर कोई ऐसी सवारी मिल जाए जो मेरे घर की तरफ ही जा रही हो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। 1-2 आदमी मुझसे बात करने के लिए भी आए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका मेरे घर से रास्ता मुख्तलिफ था और मैं उस वक्त अपने घर सिर्फ जाने के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर और गुजरी। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने सोचा आधा घंटा और इंतजार कर लेता हूँ और अगर इस वक्त तक भी कोई सवारी ना मिली तो मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि 15 मिनट बाद ही एक खूबसूरत औरत मेरी टैक्सी के करीब आई और कहने लगी कि मुझे सवारी चाहिए। मैंने फौरन मुस्कुराकर सर से पांव तक उस औरत को देखा जो उम्र में 40 साल के करीब थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरत और हसीन नजर आ रही थी। उसका वजूद बहुत ही ज्यादा कोमल और नाजुक था। मेरे अंदर उसे देखने के बाद एक बेचैनी सी हो गई। मैंने पूछा कहाँ जाना है तो उसने जो जगह बताई वो मेरे घर की तरफ तो हरगिज भी नहीं थी। लेकिन ना जाने क्यों उस औरत को देखकर मैं दीवाना हो रहा था, इसलिए फौरन राजी हो गया और डबल किराया बता दिया। वो औरत फौरन से राजी हो गई क्योंकि शायद रात की इस पहर उसे अपने घर जाने की जल्दी थी। मैंने उसे अपनी टैक्सी में बिठाया और टैक्सी चलानी शुरू कर दी। मैं शीशे में से पीछे की जानिब भी देखता जा रहा था। वो औरत मुझे आवाज से नजर आ रही थी जो अपने मोबाइल फोन पर मसरूफ थी। मैंने यूं ही बातचीत का सिलसिला शुरू किया और पूछा, मैडम जी रात को आप इतने सुनसान से इलाके की तरफ क्यों जा रही हैं? वहाँ तो बहुत कम ही आबादी है। दरअसल उस औरत ने जो इलाका बताया था वो अभी पूरी तरह से आबाद नहीं हुआ था, इसलिए दूर दूर इक्का दुक्का घर बने हुए थे। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि मेरा घर नहीं है, यहाँ तो मैं अपनी बहन के घर आई हुई थी। उसके बाद मैंने कुछ ना उससे कहा, लेकिन धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। उसने भी कोई खास बात ना की, बल्कि अपने मोबाइल फोन में ही लगी रही। मेरी नजरें बस शीशे के पार से उसकी खूबसूरती का तवाफ करती ही जा रही थी और बार बार जज्बात बदल रहे थे। मेरी बीवी कितने दिनों से मायके जाकर बैठी हुई थी और मैं तन्हा था, और यही तन्हाई अब मेरे अंदर की आग को बढ़ावा दे रही थी। शैतान मुझ पर हावी हो रहा था और मेरी निगाहें बहकने लगी थी। मैंने आस्ते से उस औरत से पूछा, मैडम जी रात को तन्हा आपको डर नहीं लगता? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं मुझे डर नहीं लगता, मुझे अकेले सफर करने की आदत है। अब घर ही ऐसी जगह है तो आना जाना तो पड़ता है। मैंने हाँ में सर हिलाया और जानबूझकर गाड़ी का एसी बंद कर दिया। चंद लम्हों में ही गाड़ी में पूरी तरह से गर्मी हो गई और पसीने आने लगे। उसने फौरन परेशानी से कहा, एसी क्यों नहीं चल रहा? मैंने भी परेशानी का इजहार किया और कहा, पता नहीं, शायद खराब हो गया है, पिछले कुछ दिनों मसला कर रहा था। वो कहने लगी, मैं खिड़की के शीशे नीचे कर लेती हूँ। तो मैंने इनकार किया और कहा कि हालात ठीक नहीं है और ये तो वैसे भी सुनसान सा रास्ता है, इसलिए शीशे ना नीचे करें। अलबत्ता अगर आप चाहें तो अपनी चादर उतार दें ताकि गर्मी का एहसास कम हो। मेरी बात पर उसने अपनी चादर उतार कर एक तरफ डाल दी और बालों को लपेट कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। गर्मी का मौसम था और एसी बंद होते ही गाड़ी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। उसकी चादर उतरने की देर थी कि मेरी नजर ने पूरी तरह से अपनी प्यास को बुझाना शुरू कर दिया। तो इंतहाई खूबसूरत नस्वानी हुस्न के वो मालिक थी और मैं बस उसे देखता जा रहा था। कुछ देर और गुजरी तो उसका पूरा लिबास पसीने से शराबूर हो गया था। उसका वजूद पसीने से चमकने लगा। मेरा तो हाल ऐसा ही था, लेकिन मेरे अंदर की गर्मी उस गर्मी से भी कहीं ज्यादा थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पानी की बोतल उठाकर उसकी जानिब बढ़ाई और कहा, मैडम जी पानी पी ले, बस कुछ देर की बात है, फिर हम पहुंच जाएंगे। उसने मेरे हाथ से पानी की बोतल ली तो मैंने जानबूझकर अपनी उंगलियां उसकी उंगली से टकरा दी और उसके हाथ बहुत ही नरम व मुलायम और कोमल से थे। बिना कुछ कहे उसने बोतल पकड़ी और घूंट घूंट पानी पी लिया और फिर थोड़ा सा पानी अपने सर पर भी डाल लिया, जिसकी वजह से उसका लिबास मजीद भीगकर उसकी खूबसूरती को अया करने लगा। मेरे जहन में फौरन मेरी बीवी का ख्याल आया, जो ना ही खूबसूरत थी और ना ही उसमें हुस्न नस्वानी हुस्न था। वो एक सीधे सादे जिस्म की मालिक थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी अम्मा ने जबरदस्ती मेरी शादी रुबीना से करवाई थी क्योंकि रुबीना उनकी बहन की बेटी थी और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती की बीवी। रुबीना को मुझे खुश रखना भी नहीं आता था। मैं जब भी उसके करीब जाता तो वो परेशान होते हुए घबराने लगती, पीछे हटती और कभी कभी तो वो मेरी ख्वाहिश पूरी
پوری کرنے کے لیے بھی انکار کر دیتی، اور یہی وجہ تھی کہ میرا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے تھی جو پوری طرح مجھے خوش کرے۔ جب سے میری شادی روبینہ سے ہوئی تھی تب سے میں حسین عورتوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ جہاں کوئی حسین عورت نظر آتی تو میری نگاہیں خود بخود اس پر ٹھہر جاتی، کیونکہ شاید یہ حسن، یہ خوبصورتی مجھے میرے گھر میں نہیں مل رہا تھا، اور اب اس عورت کی جوانی نے تو پوری طرح ہی میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ آج کی رات میں اپنی پیاس بجھائی لوں، اور ویسے بھی روبینہ کو اپنے گھر گئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا، اور فی الحال اس کا واپسی آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا دل میرے گھر سے کہیں زیادہ اپنی ماں کے گھر لگتا تھا۔ ابھی میں پچھلے 2 دنوں سے اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ واپس آ جاؤ، لیکن اس کی ایک ہی بات تھی کہ اسے اپنے مائکے میں رہنا ہے۔ میں نے بھی دوبارہ اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ اگر وہ ابھی آ جاتی تو کون سا مجھے خوش کر دیتی۔ اسے مجھ سے کہیں اپنے گھر والوں سے ہی محبت تھی۔ میں نے گاڑی چلاتے چلاتے دوبارہ اس عورت کو دیکھا جو اب بہت سکون سے گاڑی کی سیٹ پر پشت لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی، اور اس کا خوبصورت وجود پوری طرح میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ شاید وہ ہلکی نیند میں تھی، اس لیے میرے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس علاقے میں پہنچنے سے پہلے ایک ویران جگہ پر بڑھتا چلا گیا۔ وہیں اپنی گاڑی لگا دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ گاڑی روک کر میں آہستگی سے پچھلی سیٹ پر پہنچ گیا۔ میری اس حرکت پر اس عورت کی آنکھ کھلی اور وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر انگلی رکھی اور اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گرمی لگ رہی تھی نا، اس لیے میں نے اے سی ٹھیک کر کے چلا دیا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، تم گاڑی کیوں نہیں چلا رہے ہو؟ میرا گھر تو ابھی دور ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت لبوں پر اپنی انگلی پھیری اور کہا کہ کچھ دیر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تم بہت ہی حسین اور خوبصورت ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہم دونوں کے لیے یادگار بن جائے۔ میں نے آہستگی سے اس کے گیلے لباس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ مجھے اس بات کا ہرگز بھی خوف نہیں تھا کہ اگر وہ شور مچائے گی تو کیا ہوگا، کیونکہ یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا اور گاڑی کے شیشے بھی بند تھے۔ اس کی شرٹ کی زپ کو چھیڑتے ہوئے میں نے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی نگاہیں کی تھی اور وہ میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ نہ ہی اس نے شور مچایا تھا، نہ ہی کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کے بازو سے شرٹ کو سرکایا اور اس کے گورے چٹے کاندھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے پر بھی اس نے کوئی شور نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تھا، بلکہ جیسے ہی میں نے نزدیکیاں بڑھائی تو اس نے خود میری کمر کو پوری طرح سے کس لیا اور پھر وہ یوں میرا ساتھ دینے لگی جیسے وہ اسی لمحے کے انتظار میں تھی۔ مجھ سے کہیں زیادہ بے چین اور پیاسی تو وہ لگ رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ میں اسے بے لباس کرتا اس نے مجھے بے لباس کر دیا تھا۔ اس کی یہ بے تابیہ مجھے اور خوشی دے رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ آج کی رات تو اور بھی زیادہ خوبصورت اور یادگار ہونے والی ہے۔ اس عورت نے دھیرے دھیرے میرے وجود پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے اپنے اور نزدیک کیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹوں کی لائٹ بھی بند کی تھی اور پھر میرے قریب ہوتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنا پرس کھولا تھا۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن اگلے ہی پل جب مجھے سمجھ آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر تھا اور اس نے وہ خنجر میرے پیٹ کے نچلے حصے پر مار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی مجھے سرخی نظر آئی تھی اور اندھیرے میں بھی میں اس کی آنکھوں میں نفرت کو اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا تو اس نے سختی سے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو آپ؟ اپنی خواہش پوری کرو اور اچھی طرح سے پوری کرو۔ بہت آگ لگی ہے نا تمہارے اندر، میں چاہتی ہوں تم اپنی اور میری آگ اچھی طرح سے بجھاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے خنجر کا دباؤ بھی بڑھایا اور میری چینخ نکل گئی۔ میں نے غصے میں کہا، یہ کیا حرکت ہے، یہ خنجر تو پیچھے کرو۔ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آؤ پاس آؤ، میرے بہت شوق ہے نا تمہیں جوان عورتوں سے کھیلنے کا، میری تنہائی کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے نا، اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ آؤ قریب۔ خنجر پر اس نے اور دباؤ بڑھایا اور مجھے لگا جیسے کسی بھی لمحے وہ تیز تار خنجر میرے پیٹ کے نچلے حصے سے آر پار ہو جائے گا۔ میں جلدی سے پیچھے ہوا اور جیسے تیسے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پیچھے کی جانب نیچے زمین پر گر پڑا۔ وہ میرے پیچھے ہی اتر آئی۔ میں پیچھے پیچھے قدم ہٹاتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی ہنسی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ابھی تو شروعات ہے۔ اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے مردوں کو جو جوان عورت کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بہت تیزی سے میرے قریب آئی اور خنجر کا ایسا وار کیا کہ میرے پیٹ کا نچلا حصہ زخمی ہو گیا۔ میری چینخیں اس ویران
तूफान फिजा को चीरने लगी और मैं दीवानों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा और वो मेरे पीछे पीछे थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने कभी किसी औरत को इतना बेखौफ नहीं देखा था। वो बिल्कुल नडर थी और दीवानों की तरह जुनूनी अंदाज में मेरे पीछे भाग रही थी। मेरे जिस्म से खून का फवारा बहने लगा। मैं हाथ पकड़े खून को रोकने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उस औरत से अपने आप को बचाने की भी। मेरी आंखों के सामने रुबीना का चेहरा लहरा रहा था। मैंने कभी उसे ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा था, ना ही उसने कभी मुझ पर गुस्सा किया था, ना ऊंची आवाज में बात की थी और ना ही मेरी बातों का बुरी तरह से जवाब दिया था। वो तो हमेशा सर झुका कर रखती थी। अब पिछले कुछ अरसे से वो अपने मायके बहुत ज्यादा रहने लगी थी, लेकिन शायद वो सब इसलिए क्योंकि वो मेरे रवैये से परेशान थी। लेकिन मैंने कभी औरत का ये रूप नहीं देखा था जो ये औरत मुझे दिखा रही थी। भागते भागते मैं ज्यादा आबादी वाले इलाके की तरफ पहुंच चुका था और फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं रहा, क्योंकि मैं चकरा कर बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे पेट के नीचे जो जख्म आया था उस पर टांके लग चुके थे और मरहम पट्टी भी हो गई थी। मेरी बीवी और मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी और दोनों के चेहरों पर परेशानी थी। आंखें खोलते ही मैंने घबरा कर चीखें मारना शुरू की। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया। रुबीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दोनों मुझे समझाने लगी कि अब सब कुछ ठीक है। चंद लम्हों में मुझे सूरत हाल समझ आई तो मेरी चीखें रुक गई और मैंने परेशानी से अपनी माँ और बीवी को देखा और पूछा कि मुझे अस्पताल कौन लाया और आप लोग यहाँ तक कैसे आए। अम्मा कहने लगी कि किसी भले आदमी का फोन आया था कि तुम्हें किसी ने जख्मी कर दिया है और वो तो तुम्हें अस्पताल ले जा रहा है, इसलिए हम भी अस्पताल आ जाएं। तो मैं फौरन बहू के साथ यहाँ आ गई। पुलिस वालों ने तुम्हारी गाड़ी को भी ढूंढ लिया है और साथ ही तुम पर हमला करने वाली औरत काफी थोड़ा बहुत सुराग भी मिल गया है। बेटा वो कौन औरत थी जिसने रात के अंधेरे में तुम पर हमला किया था? मेरी माँ हैरत से मुझे देखते हुए पूछ रही थी, जबकि रुबीना की आंखों में शकूक शबात थे। अम्मा कोई पागल औरत थी। मैंने सवारी समझकर बिठा लिया और वो मारने पे तुल गई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आधी अधूरी बात अपनी माँ और बीवी को बताकर उन्हें मुतमईन कर दिया। वो दोनों मेरी जिंदगी और खैरियत की दुआ मांगने लगी और फिर पुलिस वाले चले आए। उन्होंने अम्मा और रुबीना को बाहर निकाला और मुझसे बयान लेने लगे। मैंने उन्हें भी वही बात बताई जो अम्मा और रुबीना को बताई थी। लेकिन मेरी बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने बहुत गहरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगे, मुझे वो बताओ जो सच है। ना मैं तुम्हारी माँ हूँ ना बीवी जो तुम्हारी फजूल की बातों में आ जाऊंगा। कौन थी वो औरत जिसने तुम पर हमला किया है? हमने कुछ जगहों की सीसीटीवी फुटेज निकाली है और उसका अच्छा खासा चेहरा भी हमें नजर आ गया है, लेकिन तुम बताओ कि उसने तुम पर हमला क्यों किया? पुलिस इंस्पेक्टर का लहजा इतना सख्त था कि मैं चाह कर भी झूठ ना बोल सका और मैंने मजबूरी की हालत में उन्हें बता दिया कि मेरी नीयत खराब हो गई थी। इसलिए मैंने तन्हाई का फायदा उठाकर उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा मुझ पर ही वार कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ तस्वीरें मेरे सामने की और कहने लगा, ये वही औरत है ना? मैंने फौरन हाँ में सर हिला दिया। न जाने पुलिस वालों को उसकी तस्वीरें कहाँ कैसे मिली थी। पुलिस वाला कहने लगा कि तुम्हारी तरफ से एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए अब मुकदमा आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम निकलोगे। पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब आप इस मुकदमे को बंद कर दें, क्योंकि इस तरह तो मेरी बदनामी होगी। मगर इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि अब तो पक्की एफआईआर कट चुकी है और मैं कुछ नहीं कर सकता। रही बात उस औरत की, तो उसने तुमसे पहले भी कई लोगों पर हमला किया है, लेकिन ये कभी भी खुद से हमला नहीं करती। जब भी कोई ऐसा मर्द उससे टकरता है जिसकी नीयत खराब हो, जो औरत का फायदा उठाना चाहता हो, तो ये जरूर सबक सिखाती है। लेकिन जो भी है अब मुकदमा अदालत में चलेगा। जिसकी नीयत खराब हो, जो औरत का फायदा उठाना चाहता हो, तो ये उसे जरूर सबक सिखाती है। लेकिन जो भी है अब मुकदमा अदालत में चलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल हमने इस औरत को गिरफ्तार कर ही लेना है। पुलिस वाला मुझे सारी बात बताकर चला गया था और मैं खौफ से कांप रहा था, क्योंकि अगर मुकदमा चलता तो बहुत सी बातें निकल कर सामने आती और मेरी बदनीयत दुनिया की नज़रों में आ जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शाम तक मेरी अस्पताल से छुट्टी हुई और मैं घर पहुंचा तो रुबीना रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, आपने मुझे कहा था घर वापस आ जाओ, लेकिन मैं नहीं आई। अगर मैं घर आ जाती तो शायद आप इतनी रात गए तक टैक्सी स्टैंड पर खड़े ही ना होते। वो बहुत मासूमियत से रोते हुए कहने लगी। वो अपनी गलती मान रही, जबकि मेरा तो दिल कुछ और ही कह रहा था। गलती
गलती उसकी भी नहीं थी, मेरी थी। शादी की पहली रात ही मैंने उसे धुतकार दिया था, ये कहकर उसका वजूद मुतनासिब नहीं है, उसमें नुस्वानी हुस्न की कमी है। कितनी ही क्रीमें लाकर मैंने उसके हाथ पे रखती थी कि ये सब इस्तेमाल करो और अपना नुस्वानी हुस्न बढ़ाओ, लेकिन मैं उसे गोरा करने की क्रीम लाकर देता तो कभी नुस्वानी हुस्न बढ़ाने की। मैंने कभी उससे मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि हमेशा उसमें कमी निकालता रहा। शायद यही वजह थी कि वो अपने मायके में ज्यादा दिन गुजारने लगी थी, क्योंकि जब भी वो मेरे पास होती तो मैं उसकी कुर्बत में उसके जिस्म को निशाना बनाता और बास ना आता। यहाँ तक कि वो मेरी कुर्बत से चिढ़ने लगी। मैं जब भी उसके नज़दीक जाता वो भागने लगती, और अब तो वो ज़्यादातर अपने मायके में ही गुजारने लगी थी। दूसरी तरफ खूबसूरत औरत में मुझे बेपनाह दिलचस्पी होने लगी थी, और अपनी ही बीवी से मेरा दिल भर गया था, और आज उसी बदौलत मैं इतनी बड़ी आजमाइश में पड़ गया था। अब ये मुकदमा अदालत में चलना था, और आगे क्या होना था उसका मुझे कोई हरगिज भी अंदाजा नहीं था। इसलिए मैंने वक्त रहते रुबीना के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, तुम्हारी तजलील की। शायद यही वजह है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। रुबीना ने फ़ौरन मेरे जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया, कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आपके साथ ज्यादती हुई है। आपको एक खूबसूरत औरत चाहिए थी जो जवानी से भरपूर हो, लेकिन आपको मेरी जैसी बीवी मिल गई। लेकिन इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। मेरे वजूद की जो भी बनावट है वो सब कुदरती तौर पर है। मैं चाहूँ भी तो अपने जिस्म को तब्दील नहीं कर सकती। मैंने अम्मा से कितनी ही बार कहा है कि मैं किसी डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहती हूँ, लेकिन अम्मा कहती है कि बच्चा होने के बाद तुम्हारा जिस्म खुद ब खुद मुतनासिब हो जाएगा, क्योंकि बच्चा होने के बाद औरत के अंदर बहुत तब्दीली आती है। इसलिए मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी हामला हूँ और बच्चे की पैदाइश के बाद आपके काबिल बन जाऊंगी। ये कहकर वो रोने लगी, और मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितनी इज्जत में डाल रखा था। एक औरत के लिए ये सुनना कितना मुश्किल है कि वो जिस्मानी तौर पर मुकम्मल नहीं है, जबकि उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं होता। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जान गया हूँ कि ये सब मेरे दिमाग का फतूर है। औरत के जिस्म से कहीं ज्यादा उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। तुमने हमेशा मेरी माँ का ख्याल रखा, मुझसे वफादार रही, मेरे घर और मेरी जरूरतों का एहसास किया। दरअसल यही तुम्हारी खूबसूरती है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मेरे गले से लग गई और कहने लगी, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उससे क्या बताता कि मेरी असल परेशानी क्या थी। मुझे तो इस बात का खौफ था कि वो औरत अदालत में आकर क्या कहेगी। और फिर पूरे एक हफ्ते बाद अदालत में पेशी का वक्त आ गया। मैं रुबीना और अम्मा को अपने साथ लेकर अदालत नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने उन दोनों को सख्ती से मना किया कि अदालत में उनका कोई काम नहीं है, और खुद अकेला ही वकील के साथ अदालत पहुंच गया। थोड़ी देर तक कटहरे में उस औरत को लाया गया, और फिर उस औरत की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो औरत रोते हुए कहने लगी कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, मैं अकेले ही बहुत परेशानी से गुजारा कर रही थी। मजबूरन मैंने नौकरी शुरू की तो उस मुआशरे के भेड़िया मर्दों ने मेरे लिए जीना मुश्किल कर दिया। जहाँ किसी को मौका मिलता वो मेरी जात की धज्जियां बुकेड़ने की कोशिश करता, और इसलिए मैंने अपने पास खंजर रखना शुरू कर दिया। जब भी कोई मुझ पर बुरी नजर डालता या फिर मेरी जवानी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता, तो मैं उसे ऐसी जगह घाव देती कि उसकी मर्दाना काबिलियत ही खत्म हो जाती। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम अकेली क्यों रहती हो, अकेले सफ़र क्यों करती हो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत होता है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जज साहब, क्या एक औरत का अकेले रहना गुनाह है? मेरा शोहर नहीं है, माँ बाप मर चुके हैं, बहन भाई शादीशुदा हैं। मैं बहुत मजबूरी में अकेले रहती हूँ, मजबूरी में ही नौकरी करती हूँ और मजबूरी में ही तनहा सफ़र करती हूँ। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस मुआशरे के भेड़िया मर्द मेरे वजूद को नोचने के लिए चले आए? वो तो इस टैक्सी ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी कि ये मुझसे बच निकला, वरना शायद मैं इससे भी ऐसे घाव लगाती कि ये सारी जिंदगी के लिए अपनी मर्दानगी गवा बैठता। मैंने जो कुछ भी किया वो डिफेंस में किया, क्योंकि पहले उसने मुझ पर हमला किया था। अगर ये अदालत मुझे सजा देती है तो फिर इस अदालत को हमारे मुआशरे के हर उस मर्द को भी सजा देनी होगी जो मुझ जैसी औरतों पर गंदी नजर रखते हैं। ये कहकर वो औरत रोते हुए चुप हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले कुछ दिनों में मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, और आज इस बात का भी कि मैं किस तरह एक मासूम और मजलूम औरत के साथ ज्यादती करने वाला था। मैंने जज साहब के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, ताकि औरत को सजा ना हो और मुझ जैसे मर्दों को सजा मिले जो गलत काम करते हैं।
मेरे इतराफ़ जुर्म पर ना सिर्फ वो औरत हैरान हुई थी, बल्कि उसने मुझे माफ़ भी कर दिया था। उसका कहना था कि इस मुआशरे में एक दो नहीं बल्कि 90% ऐसे मर्द हैं जो तनहा औरत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और अगर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ तो वो मुझे माफ़ करने को तैयार है। उस औरत के माफ़ करने पर अदालत को दरख्वास्त कर दी गई थी, और अदालत ने मुझे भी माफ़ कर दिया और मैं वापस अपने घर लौट आया था। घर आते ही मैंने रूबीना को सीने से लगा लिया था। अब मुझे अपनी बीवी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारनी थी। कभी कभी हम मर्द सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती को ही खूबसूरती मानते हैं। हम किसी औरत के साफ और शफाफ दिल को झांक कर नहीं देखते कि वो कितना प्यारा है। भले ही रूबीना जिस्मानी तौर पर खूबसूरत नहीं थी, लेकिन जिस तरह उसने घर और मेरी माँ का ख्याल रखा था, वो यकीनन एक बहुत ही मुकम्मल और हसीन औरत थी। और वो औरत जिसे मैं अपनी ज़्यादती का निशाना बनाना चाहता था, वो तो पहले ही बेइंतहा दुख अपनी ज़ात पर झेल चुकी थी। फिर क्यों मैं उसे अपनी हवस का निशाना बनाकर उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था? क्या हर वो औरत मजबूरन अकेली रहती है, अकेले गुज़ारा करती है, अकेले सफ़र करती है, वो हमारे माशरे में महफूज नहीं है? क्या आप लोगों को भी लगता है कि आज की औरत को तन्हा ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी चाहिए? क्योंकि अब हमारे माशरे में मर्दों के नाम पर सिर्फ भेड़िया मौजूद रह गई हैं।